नमस्कार दोस्तों। फूलन देवी का बचपन किस प्रकार बीता? फूलन देवी डाकू क्यों बनी? फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को गोलियों से क्यों भून डाला और उसका राजनीति में रास्ता किस प्रकार बना? इन सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आई हूँ इस कहानी में। फूलन देवी के जीवन की शुरुआत यूपी के जालौन से होती है। जिला जालौन कानपुर झांसी रोड पर है। वैसे तो जिले का नाम ऋषि जलवान के नाम पर पड़ा था, लेकिन इस जिले का दुनिया से परिचय कराया 160 के दशक में पैदा हुई एक लड़की ने। उस लड़की का नाम फूलन था। 10 अगस्त 1963 को गांव घूरा का पुरवा में फूलन का जन्म हुआ। फूलन का परिवार काफ़ी गरीब था। छोटी जात की लड़की थी, लेकिन लड़की के तेवर बड़े थे। वो किसी के सामने ना झुकती थी और ना किसी से दबती थी। बात 1974 की है। उस समय फूलन करीब 10 साल की थी। तब पता चला कि सगे चाचा ने दबंगई से उसके पिता की ज़मीन हड़प ली है। ये जानकर वो चाचा से भिड़ गई। ज़मीन पाने के लिए धरने पर बैठ गई। इसके विरोध में चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, लेकिन वो हार नहीं मानी। विरोध जताती रही, लेकिन थी वो एक मासूम लड़की ही। उम्र महज 10 साल, गुस्सा और तेवर बड़ों जैसे। ऐसे में घर वालों ने हाथों में बेड़ियां बांधने का सोचा। लड़कियों को बांधने का समाज में सबसे प्रचलित प्रथा रही है हाथ पीले करने की। फूलन भी उसी फेहरिस्त में शामिल हो गई। 10 साल की उम्र में ही घर वालों ने जबरन शादी करा दी, वो भी उसकी उम्र से 35 से 40 साल बड़े आदमी से। ना चाहते हुए भी वो बन गई बालिका वधू। थोड़ा विरोध किया, आंसू गिराए, लेकिन ससुराल तो जाना ही था। ससुराल पहुंची, ना चाहते हुए भी पति से संबंध बनाने को मजबूर हुई। वैसे ही जैसे किसी छोटी लड़की से कोई अधेड़ बलात्कार करता है, ठीक उसी दर्द से फूलन भी गुजरी। लेकिन क्या कर सकती थी? समाज की खातिर वो चुप रही। सोचा समय के साथ सब ठीक होगा। यही सोचते हुए कई साल निकल गए, लेकिन दोनों पति पत्नी के उम्र का फासला कम ना हुआ। वो उस पति को सह नहीं पाती थी, ऊपर से घर के कामकाज का बोझ भी। वो बहुत मजबूत थी, दबंग थी, लेकिन उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। महज 12-13 साल में कितना सहती। धीरे धीरे अब फूलन की तबीयत खराब होने लगी, इतनी खराब कि उसे मायके लौटना पड़ा। लेकिन मायके वालों को फूलन का इस तरह लौटना अच्छा नहीं लगा, इसलिए भाई ने कुछ समय बाद ही फूलन को उसकी ससुराल पहुंचा दिया। अब फूलन फिर से उसी जगह आ पहुंची, जिसे वो काले पानी की सज़ा से भी बढ़कर मानती थी। लेकिन ये सज़ा उसकी उस समय और बढ़ गई जब पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है। अब फूलन देवी बेसुध थी, गुस्से में थी, आपत्ति भी जताई, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पति ने खूब फटकारा। पति की दूसरी बीवी ने भी लताड़ा, सरेआम बेइज्जती की, फिर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब फूलन क्या करती, कहाँ जाती? वो मायका जहाँ से हाथ पकड़कर ससुराल लाया गया था। मजबूर होकर वो फिर से मैके लौट आई, लेकिन दिल उसका टूट चुका था। अब वो बाहर ज़्यादा रहती थी। इसी बीच वो डकैतों के गैंग के संपर्क में आई, उनके साथ घूमने लगी। ये साथ उसे अच्छा लगने लगा। बंदूक चलाना भी सीखने लगी, ये भी उसे अच्छा लगने लगा। कुल मिलाकर एक तरीके से घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे डकैतों के आंगन में पहुंचा दिया था। हालांकि फूलन डाकुओं के संपर्क में कैसे आई, इसे लेकर भी कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि वो अपनी मर्जी और मजबूरी में डाकुओं के संपर्क में आई, तो कोई कहता है कि डाकू जबरन उठा कर ले गए थे। अब इन दोनों बातों से कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लिहाजा फूलन की आत्मकथा में लिखी उसी बात पर ही भरोसा करते हैं, जिसमें डाकुओं के संपर्क में आने के बारे में फूलन ने कहा था कि किस्मत को शायद यही मंजूर था। फूलन 2 डकैतों को पसंद आ गई थी। फिर हुआ खूनी खेल। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी। दिन रात साथ रहती थी, हंसती घूमती थी। फिर धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्लाह को पसंद आ गई। विक्रम मल्लाह अंदर ही अंदर बाबू गुज्जर का दुश्मन बन बैठा था।
और आखिरकार ये दुश्मनी एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आ गई, जिसका शिकार हुआ डाकुओं का सरदार बाबू गुज्जर। विक्रम ने बाबू गुज्जर को गोलियों से भून डाला। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है, तो डाकुओं के सरदार को मारने वाला भी सरदार बन गया और अब फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। छोटी जात की महिला के लिए बाबू गुज्जर की हत्या होना एक गैंग को नागवार गुजरा। वो गैंग था ठाकुरों का, जिसकी कमान श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मानते थे। अब दोषी मान लिया तो बदला लेना तो ठाकुर गैंग की फितरत थी। वो फूलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे विक्रम मल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए फूल को तोड़ने से पहले कांटे को निकालने में जुट गया ठाकुर गैंग। लिहाजा पहले विक्रम मल्लाह की हत्या होती है, फिर ठाकुर गैंग फूलन को अगवा कर लेता है। अपहरण के बाद फूलन को बेहमई गांव ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्ते तक ठाकुरों ने फूलन से बलात्कार किया। ये कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाई गई है, लेकिन इसमें कितना सच है इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई है। इस बारे में फूलन से सवाल पूछा गया था, तब जवाब में फूलन ने कहा था कि ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। फूलन के इस जवाब के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि कोई महिला खुद बलात्कार की बात को कैसे स्वीकार कर सकती है। खैर, घटना चाहे जो हुई हो, लेकिन ये बात तो सच है कि ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन को बंधक बना के रखा था। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाए रखा जाए, उसे मानसिक प्रताड़ना दी जाए, वाकई इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसी प्रताड़ना को कोई झेल जाता है, कोई खामोश रह जाता है, लेकिन ये फूलन देवी थी। बचपन में ज़मीन को लेकर भिड़ गई थी, तो फिर ये सज़ा तो मौत से भी बदतर थी। फिर क्या था, सवाल इज्जत का था और सामने बेइज्जती करने वाले हैवानों का चेहरा। लिहाजा फूलन ने डाकू का चोला पहन ही लिया। फूलन को खाकी वर्दी और इंस्पेक्टर वाले 3 स्टार पसंद थे, इसीलिए हमेशा वो खाकी वर्दी पहन बदला लेने की ठान ली। बात 14 फरवरी 1981 की है। इस दिन बेहमई गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी डाकुओं को लेकर वहां पहुंचती है फूलन देवी, उस जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उनसे सवाल पूछा। बोली, बेइज्जती करने वाले बाकी कहाँ हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को बढ़ा रही थी, और फिर गुस्सा इतना बढ़ा कि वो 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकाल कर ले आई। सभी को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर घुटनों के बल बैठने को कहा और आखिरी में सभी को गोलियों से भून डाला। महज कुछ मिनट में ही एक साथ 22 लोगों की हत्या। अपने आप में ये नरसंहार था जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक ये चला, फिर वो किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थीं। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्ज़ापुर की सीट पर जीतकर
वो सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया, उसने फूलन देवी को मारकर बेमई नरसंहार का बदला लिया है। उसने ये भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं, तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, या फिर दोषी उस प्रशासन को माना जाए जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, या फिर खुद फूलन को। दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित फूलन देवी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।